नमस्कार। मैं आप सभी का ऊषा द रे ऑफ होप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ डॉक्टर विकास नोटियाल हैं, जो न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर भारत में इतिहास के एक जाना पहचाना नाम है। मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर विकास नोटियाल वर्ष 2002 में जो आरपीएससी के एग्ज़ाम हुए थे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कॉलेज एजुकेशन के, तो उसमें सेकंड रैंकर हैं। इसके अलावा भी आपका एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप अभी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और इतिहास का बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है अध्ययन अध्यापन का, और आपकी एक अभिरुचि भी है कि जो आज के यूथ हैं उनको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए गाइड करते हैं और सही दिशा निर्देश देते हैं। आप के खूब रिसर्च आर्टिकल्स भी छपे हैं, आप 2 जर्नल्स हैं उनको एडिट भी करते हैं, और इतिहास में बहुत लंबा आपका अनुभव है, बहुत लंबा नाम है, और मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इन नाम से परिचित भी हैं। तो इसलिए मैं आपके बारे में ज़्यादा क्या बताऊं। तो नोटियाल साहब, मैं आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी आई है और जिसमें 918 पद आरपीएससी ने अभी विज्ञापित किए हैं और हिस्ट्री के 50 पद हैं उसमें। तो कॉलेज एजुकेशन के जो हिस्ट्री के लेक्चरर्स की पद है उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और उसका सिलेबस क्या है, किस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं और आज का ट्रेंड क्या है, इन विषयों पे अपन बात करेंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हिस्ट्री के लेक्चरर का पद है उसके लिए कितने पेपर होते हैं और उसका सिलेबस क्या है? अभी हाल में जो वैकेंसीज आई हैं उसका नोटिफिकेशन आया है, उसमें करीब 50 पद हैं। अब कॉलेज लेक्चरर न कह करके ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पद अब कह दिया गया है। तो मूल रूप से है क्या कि एग्जामिनेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो पेपर्स कैसे हैं, सबसे पहले हम इस बात को संज्ञान में लेते हैं। तो 3 पेपर्स हैं इसमें। पहला पेपर, दूसरा पेपर तो प्योरली हिस्ट्री का है। पहले पेपर में एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और रिसर्च इन हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्रीग्राफी वाला पार्ट है, रिसर्च कैसे करते हैं वो वाला पार्ट हमारा फर्स्ट पेपर में है। सेकंड पेपर में मॉडर्न इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है, और एक पार्ट है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। बेसिकली पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है। आजकल एक बदला हुआ ट्रेंड ये है, पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री पर मेन जोर देते थे, आजकल कल्चरल हिस्ट्री पे, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, जो आम जीवन की घटनाएं हैं उनको जोड़ते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस सेटअप किया जाता है। तो ये 3 तरह के। तीसरा पेपर जो होता है वो खास करके वो राजस्थान पर फोकस्ड है, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पे राजस्थान में है, तो इसलिए राजस्थान की, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हिस्ट्री है, कल्चर है, इकनॉमी है, पॉलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जितने तरह के राजस्थान के डायमेंशन हो सकते हैं उनको थर्ड पेपर में लिया गया है। वो कंपलसरी पेपर है, वो सभी जो हमारे ये 900 से ऊपर के पद हैं इनमें सभी के लिए ये पेपर लागू होता है। तो ये 3 तरह के पेपर्स यहाँ पर हैं जिसके अंतर्गत हम अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका बदलता हुआ ट्रेंड ये है कि जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था और ये माना गया कि जितनी कमीशंस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से राजस्थान ने बहुत अच्छे स्तर का पेपर लिया था। इसलिए अब इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत पड़ गई है। वैसे भी जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं और ख़ास करके इस लेवल पर जब बात करते हैं कि जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ से 2 डायमेंशन से हमको काम करना होता है। पहला डायमेंशन ये है कि उस सब्जेक्ट की, उस विषय की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो, उस पर उसकी पकड़ कैसे हो। एक पार्ट उसमें आता है कि उससे संबंधित फैक्ट्स क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पक्ष इसका ये है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं और उनको हम एनालिटिकली उनको सॉल्व कैसे करें। क्योंकि पहले क्या होता था कि इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते थे। एक्चुअली जब हम पूरे क्वेश्चन सेटअप्स को देखते हैं तो करीब 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो परंपरागत रूप से हुआ करता था उसमें ये था कि पहले कोई इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आजकल क्वेश्चंस का फ्रेम और पैटर्न कंटिन्यूसली बदलता जा रहा है। जैसे आजकल ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं, आजकल मैचिंग के क्वेश्चंस होते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं कि जब तक आपने बुक्स प्रॉपर्ली नहीं पढ़ी हैं, जैसे वो दे देंगे कि 1 2 3 4 सारे कथन सही हैं, या 1 2 3 सही है, या 1 2 4 सही है। तो जब तक उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ नहीं हो तब तक नहीं होंगे। एक टाइप के क्वेश्चन अब ये आने लगे हैं कि जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन है, हम हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी, ये दोनों एसोसिएटेड होते हैं। कि जैसे हम बोले कि भाई महाराणा प्रताप का राजवंश है, तो हमको मेवाड़ का ज्योग्राफिकल लोकेशन तो पता हो।
इसी तरह से इंडियन पर्सपेक्टिव है, इसी तरह से वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव है कि जब तक हमको ज्योग्राफिकली चीज़ें पता नहीं होंगी तो वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी अब आने लगे हैं। और इसी तरह से एक आध क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन होने लगे हैं, कथन एवं कारण प्रकार के प्रश्न, जिसमें एक कथन दिया होगा और कथन के साथ उसका कारण उसके साथ सप्लीमेंट करता होगा, वो कथन उससे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो जो क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग है अब पिछले कुछ सालों में, पिछले करीब 5-7 साल मानिए, उनमें क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कंटिन्यूसली बदलने लगी है। इसलिए जो पढ़ने का तरीका है वो अब अधिक इन डेप्थ होता जा रहा है। ठीक है। पहले लोग गाइडों से पढ़ के भी काम चला लेते थे, अब इन डेप्थ हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की ज़रूरत हो गई है। तो उसके द्वारा हम इन तीनों पेपर्स को कवर करेंगे। मैं समझता हूँ कि नोटियाल साहब बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि अब आवश्यकता हो गई है कि गाइड्स की बजाय बुक से पढ़ा जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पर्सपेक्टिव है, आप तो कल लंबे आपका अनुभव भी रहा है और आप बता भी रहे हैं कि पिछले सालों के क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरह के रहे हैं जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले साल के पेपर्स का पैटर्न देखते हुए तो क्या आप बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि भी कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज बाज़ार में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है बाज़ार में भीड़ को देखते हुए कि क्या नहीं पढ़ा जाए। तो आप गाइड करना चाहेंगे कि किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए या कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि लिमिटेड समय में देखते हुए उसका बेहतर उपयोग हो सके। आपने बहुत ठीक बात बोली। 2 लाइन हम ऑप्ट करते हैं, क्या पढ़ा जाए, और एक लाइन होती है क्या नहीं पढ़ा जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें आज ये जानने के बजाय कि क्या पढ़ा जाए, इससे ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ा जाए। क्या नहीं पढ़ा जाए क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है। अब जब ये रीडिंग मटेरियल आता है तो हमारा जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो भ्रमित भी होता है कई बार। और ऐसे भ्रमित होने की स्थिति में एक स्थिति ये भी आती है कि उसका जो फोकस है वो हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इस पर होने के बजाय गाइडों की तरफ होने लगता है। तो हमारा जो फोकस है 1 by 1, जब हम माना फॉर एग्जांपल जैसे मैं पिछले क्वेश्चन पेपर की बात करूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने पेपर्स लिए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो उसमें आजकल अब हिस्ट्रियोग्राफी पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री का। फर्स्ट पेपर में जैसे मैंने पहले बताया कि एंशिएंट इंडिया और मिडेवल इंडिया है और रिसर्च इन हिस्ट्री है। ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है और उसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले हिस्ट्री राइटिंग से ही हो रही है। तो जब हिस्ट्री राइटिंग की बात आ रही है तो हिस्ट्री राइटिंग में हिस्टोग्राफी क्या कह रही है पिछले लंबे समय से एंशिएंट इंडिया से, जैसे हम बात करेंगे पहले ही टॉपिक इसमें जो है वो हिस्टोग्राफी का ये है, यानी कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या हैं। तो उनको लेकर के प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न अब नए प्रकार के बनने लगे हैं। एक बात मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि जो बुक्स हैं वो बुक्स हमारी स्टैंडर्ड की बुक्स हों। जैसे मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सबसे जैसा कि बोला ही जाता है कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए या राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़िए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बुक्स एक तो सरल भाषा में है, पहली बात। दूसरी बात, वो ऑथेंटिक लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल उन बुक्स की है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनकी एक अपनी वैधानिकता होती है। माना क्योंकि अक्सर जब हमको पेपर हो जाता है तो उसके बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्शंस मांगते हैं, कमीशन ऑब्जेक्शन मांगता है, तो लोग उसमें गाइड के सोर्सेज लगा देते हैं या किसी ऐसी बुक का लगा देते हैं जिसकी उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे विद्यावंश सीरीज़ की आरसी मजुमदार की पूरे 9 वॉल्यूम्स आते हैं भारत सरकार की तरफ से, जैसे गजेटियर्स आते हैं, तो उनमें जो लिखा हुआ है वो ऑथेंटिक माना जाएगा। सही है। और पेपर बनाने का फॉर्मेट और पेपर के साथ साथ जो सही है प्रश्न या उत्तर सही है वो उस गजेटियर से अंतिम माना जाएगा, चाहे वो कोर्ट में जाए चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि हम उन विषयों को लें, उन किताबों को लें जो किताबें ऑथेंटिक हैं और इस ऑथेंटिसिटी से हम बच्चों को पढ़ाएं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे आरसी मजुमदार पूरा नाम लिया, उनके 9 वॉल्यूम्स हैं। या इसके अलावा जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो ये देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एक सेट आता है, वहाँ पे पूरा एक डायरेक्टरेट बना हुआ है हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय का। उनकी किताबें बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे यहाँ पर जो हिंदी संस्थान बने हुए हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, यूपी में यूपी हिंदी ग्रंथ अकादमी है, इनकी जो किताबें आती हैं वो सरकार के एक प्लेटफॉर्म से डेवलप होती हैं। तो उन बुक्स को हम ज़्यादा फोकस करें।
और जो अदर सेकेंडरी बुक्स हैं, वैसे किताबें सब अपने आप में उपयोगी होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को समझना है। एंशिएंट के साथ साथ जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो जैसे हम नीलकंठ शास्त्री को देखते हैं, नीलकंठ शास्त्री एक जाना माना नाम है। और इसी तरह से चाहे हम विद्यालंकार की किताबों की बात करें, आर सी मुजुमदार की बात करें, ए.एल. बाशम अद्भुत भारत बड़ी एक फेमस किताब आती है, वंडर दैट वाज इंडिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप कहीं भी देख सकते हैं। और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। और जब हम जैसे कि हम पी.वी. काणे की बात करते हैं कि जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा, तो जो क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं, क्वेश्चंस इन जो स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उनसे लेने में ऑथेंटिसिटी होती है। तो बच्चे भी उन चीज़ों को देखें और स्वयं के नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बनाएं, ताकि वो उसको थोड़ा सा उसकी समझ भी बेहतर डेवलप हो सके, गहरी भी हो सके समझ। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बात और इम्पॉर्टेंट साथ में आती है कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स, जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व होंगे उतना जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। इसके साथ साथ जब हम मिडिल इंडिया की बात करते हैं तो मिडिल इंडिया में वैसे अलीगढ़ स्कूल के हिस्टोरियंस को ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि चाहे हम इरफान हबीब की बात करें, सतीश चंद्रा की बात करें, नुमान अहमद सिद्दीकी की बात करें, ये वो लोग हैं जो अलीगढ़ स्कूल के लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें भी जैसा हरिश्चंद्र वर्मा की किताबें आती हैं, सतीश चंद्रा की पूरी अपनी सीरीज़ 2-3 वॉल्यूम में आती हैं, मेहता साहब की किताब आती है। तो ये चीज़ें आप अपने को शामिल करें। और एक बात ज़रूर इसमें है कि जो आजकल संस्कृति से संबंधित प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, आप सिलेबस में भी देख सकते हैं। संस्कृत जो कल्चरल लाइफ है, सांस्कृतिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, आर्थिक पक्ष है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बजाय इन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। ये तो फर्स्ट पेपर का इशू है। इसी तरह से हम लोग सेकंड पेपर की भी बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर में मैंने जैसे बताया था कि मॉडर्न इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान है। इस चीज़ पर विशेष रूप से जब मॉडर्न इंडिया की बात आती है तो ये जनरल स्टडीज़ में भी आजकल हर एग्ज़ाम में ये बड़ा एक प्रोमिनेंट पार्ट है। तो मॉडर्न इंडिया में हम 1 बाय 1 चाहे हम ताराचंद से शुरू करते हैं, क्योंकि भारत सरकार का एक पब्लिकेशन डिवीज़न है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, उनसे ताराचंद का पूरा वॉल्यूम निकले हुए हैं, 4 वॉल्यूम है। उसके अलावा और बहुत सी ऐसी किताबें हैं। तो जो सरकार के प्लेटफॉर्म से निकली हुई, सरकार के इंस्टीट्यूशन से, बॉडीज से निकली हुई किताबें हैं, वो हमारे इस अध्ययन में अधिक उपयोगी होंगी, क्योंकि ये नो डाउट पिछले कुछ सालों में इसका सिलेबस बहुत बढ़ गया है। जब सिलेबस बढ़ गया है तो उसकी इन डेप्थ स्टडी के लिए हमारे पास मटेरियल भी उसी लेवल का होना चाहिए। तो चाहे हम बिपिन चंद्रा की पूरी सीरीज़ की बात करते हैं, बिपिन चंद्रा है, चाहे हम और इसमें जेएनयू के बहुत से लोगों ने लिखा है, तो उन लोगों की किताबों को भी हम ध्यान में ले सकते हैं, उनके माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक जहाँ जहाँ से भी अवेलेबल हो, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का भी खुद का क्वेश्चन बैंक आता है, यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग निकालती है, क्वेश्चन बैंक्स निकालते हैं। तो उन क्वेश्चन बैंक्स को जितना हम सॉल्व करते हैं उतना आपके स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ये रहा मॉडर्न इंडिया का पार्ट। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की पार्ट की जब बात आती है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के भी इंडियन हिस्ट्री की तरह 3 पार्ट्स होते हैं, 4 मान लीजिए 4 पार्ट्स होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस सिलेबस में केवल मॉडर्न वर्ल्ड को इंक्लूड किया है, जो कि ऑलमोस्ट 14-16 सेंचुरी के बीच में जो रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन है, पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन, वहाँ से लेकर के और UN के जो पीस मिशंस हैं वहाँ तक आता है। तो ये पार्ट पूरा का पूरा है। इसमें हमारे पास बहुत सी बुक्स हैं। एरिक हॉब्सबॉम को आप ले सकते हैं, एज ऑफ एक्सट्रीम करके किताब आती है, उनकी बहुत ही ऑथेंटिक किताब है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो राजस्थान में यूनिवर्सिटी लेवल पर जो किताबें चलती हैं, हिंदी मीडियम में जैनन माथुर की बुक आती है, बहुत अच्छी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में KG शर्मा है, उनकी बुक्स आती है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, वो बहुत अच्छी किताब है। और इसके अलावा जो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही इसमें संयोजन होना चाहिए, तो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है ये एक तरह से इस कॉलेज लेक्चरशिप में डिसाइडिंग हो जाता है। कॉलेज लेक्चरशिप में 2 पार्ट बहुत डिसाइडिंग होते हैं, एक तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट और एक हिस्टोग्राफी वाला पार्ट, जो जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी। क्योंकि पिछले कुछ सालों से सभी यूनिवर्सिटीज़ में हिस्टोग्राफी कंपलसरी डाल दिया गया है। हिस्टोग्राफी जो कि यहाँ पे रिसर्च इन हिस्ट्री करके सिलेबस में दिया हुआ है, और उसको पढ़ाने वाले लोगों की संख्या अभी तुलनात्मक रूप से कम है। तो वो जो पार्ट है वो डिसाइडिंग हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी जो ये वाला पार्ट था रिसर्च इन हिस्ट्री, वो डिसाइडिंग था। तो जिन बच्चों का इसमें थोड़ा सा कमांड था या इनके क्वेश्चन भी ठीक हुए, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली। तो इस तरह से यहाँ पर बात आती है। एक बात इसी सेकंड पेपर में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पर है।
पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसमें आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो रीमा हुजा को ले सकते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड की बुक है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। इसके अलावा हमारे पास एक बात और यहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास स्टेट आर्काइव है आज बीकानेर में। बीकानेर ने बहुत अच्छी किताबें निकाली हुई है, राजस्थान थ्रू द एजेस करके उनके नए वॉल्यूम्स आ गए हैं, कुछ उनके एडिशन उन्होंने नए जोड़े हैं, तो वो ऑथेंटिक हैं। गोपीनाथ शर्मा आप देख सकते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि जैसे एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, या जो कर्नल टॉड की जो बुक्स हैं उन पर डायरेक्ट प्रश्न आ जा रहे हैं, उनके भीतर ये क्या है, तो उसका जो जैसे उसकी भूमिका आपने ठीक से पढ़ी हो, उसकी भूमिका में वो क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार तो वो छोटे एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन इसमें इन डेप्थ क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर अब राजस्थान में, क्योंकि एक जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो जो हमारे सोर्सेज होते हैं उनकी मीमांसा करनी जरूरी हो जाती है सबसे पहले। तो आज से 100 साल पहले ये होता था कि जो लेखन के सोर्सेज थे वो लिटरेचर के बेसिस पर होते थे, लेकिन आज अभिलेखों को महत्व दिया गया, आर्कियोलॉजी को महत्व दिया गया। राजस्थान में हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है, तो वो उसके साथ सप्लीमेंट हो जाता है। तो अब जो आर्कियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेहतर ढंग से पूछे जा रहे हैं, और राजस्थान में उनको फोकस करने के लिए आप, जैसे मैं यहाँ पर ये भी जोड़ देना चाहूँगा कि जो सरकारी डिपार्टमेंट की हमारा जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट देखी जा सकती है। उस वेबसाइट में जो नई रिसेंटली पिछले 10 सालों में जो साइट्स डेवलप हुई हैं और साइट्स जो एक्सकेवेट हुई हैं, खुदाइयाँ जहाँ पे हुई हैं, उनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से देखें, यानी कि ASI की साइट से या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की साइट से देख सकते हैं। वो ऑथेंटिक है, किसी गाइड ने लिखा है वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि वो तो उसी से सोर्स से आ रहा है। तो इस तरह से हमारे ये 2 पार्ट्स आते हैं। तो अब इसी तरह से जब हम रिसर्च की बात करते हैं, बेसिकली ये पार्ट इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसकी अब आवश्यकता थी, क्योंकि एक स्टूडेंट PG करने के बाद रिसर्च के फील्ड में जाता है या उसका रिसर्च का डायमेंशन खुलता है, तो उसमें सबसे पहली बात आती है, एक टॉपिक इन्होंने डाला है कि थीसिस इंजीनियरिंग। सबसे पहली बात कि PhD थीसिस बनती कैसे है, या आजकल जैसे कि PhD के लिए MPhil के लिए एग्जाम्स हो रहे हैं सभी जगह, सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि एक E.H. कार ने बड़ी फेमस किताब लिखी थी, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो उन्होंने इतिहास को कैसे डिफाइन किया जाए, इसको उन्होंने उनकी एक लेक्चर श्रृंखला है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है। और इतिहास जो बेसिकली हम शुरू करते हैं उसको एंशिएंट वर्ल्ड में, ग्रीस वाले इलाके में इसको लोगोग्राफी कहते थे पहले हिस्ट्री शब्द नहीं था, यानी आज से 2500 साल पहले हिस्ट्री शब्द नहीं होता था, लोगोग्राफी शब्द होता था। तो जो हिस्ट्री वो उसको लिखता था उसको हम लोगोग्राफर कहते थे। तो वहाँ से लेकर के और आज के जो जनजीवन में इतिहास लिखने के तौर तरीकों में अंतर आया है, वो सारा पूरा हम हिस्टोग्राफी या रिसर्च इन हिस्ट्री में देखते हैं। जैसे आजकल नए इतिहास के डायमेंशन खुल गए हैं कि जैसे आप देखेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज में पूरे इन्वायरमेंटल साइंस और उससे रिलेटेड हिस्ट्री आती है, तो कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे इसमें सप्लीमेंट के रूप में आने लगे हैं। तो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको जो डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं उन पर फोकस करना जरूरी होता है। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। जब अपन ने बात की थी भी क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसका उन्होंने बहुत ही सही जवाब दिया कि जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं और ख़ास तौर से जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की प्रकाशन की पुस्तकें हैं उन पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात की। और जब ये बात हो जाती है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं पढ़नी चाहिए वो अपने आप एक्सक्लूड हो जाती हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा। मैं अभी एक अंतिम सवाल जो हमारे स्टूडेंट साथी हैं उनकी तरफ से पूछना चाहूँगा कि चूँकि अब वैकेंसी नोटिफाई हो गई है तो एग्ज़ाम भी निश्चित रूप से RPSC जल्दी करवाएगी, तो अब समय की सीमितता को देखते हुए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और हालांकि जैसे आपने काफ़ी डिटेल बता दिया, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि समय का बेहतर किस तरह से उपयोग करें और क्या स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी चाहिए। इस पे आप अगर कुछ बात कहना चाहें तो। ये बहुत ही सही बात है कि अब शब्द आएगा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। यहाँ पर जो नियर फ्यूचर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सबसे पहले तो हमको ये डिफाइन करके कि पेपर्स कौन कौन से हैं और उसके अकॉर्डिंग हम किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बात की थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन है, उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। तो कई बार होता क्या है कि आपका अपने सब्जेक्ट में तो एक्सपर्टीज़ हो जाती है, वो आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, लेकिन जब हम जो कॉमन पेपर है, जनरल पेपर है, उस जनरल पेपर में उस तरह से फोकस नहीं हो पाता है।
तो जैसे पिछले हम 3 साल के अगर ट्रेंड को देखें तो वहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने सब्जेक्ट के कारण नहीं बल्कि जो जनरल पेपर था उसके कारण से रह गए। एक बात यहाँ पर सब लोगों को ध्यान देने की है कि जो क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड बदल रहा है, बदलता हुआ ट्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 2002 तक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, इसी कॉलेज लेक्चरशिप का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 200 शब्दों में ऐसे पेपर हुआ करता था। अब उसके बाद जो यूजीसी नेट है उन्होंने भी अपने फ्रेम को बदला, तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर फ्रेम को बदला गया राजस्थान में। अब इस फ्रेम को बदलने में एक इशू ये आया कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस किस किस फ्रेम में पूछे जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो डिफरेंट फ्रेम में क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है वो करीब 10 तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन वो एनालिटिकल अप्रोच से भी पूछा जा सकता है, वो कथन कारण के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग, आप एक एक चीज़ को ठीक से पढ़ें। और दूसरी बात यह कि सॉरी, जो राजस्थान बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी किताबें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किताबें हैं, उनको 2 से लेकर 3 बार पढ़ लें। उनको ठीक से पढ़ना जरूरी है और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना। और हाँ, इसमें एक बात और है कि जो आपसी डिस्कशन है, जैसे माना 4 स्टूडेंट बैठ जाते हैं साथ में, तो वो आपसी डिस्कशन करते हैं, तो इससे एक व्यक्ति 2 से 4 गुने तक ज़्यादा सीखता है। ठीक बात है। तो जो उसकी जो स्किल्स हैं वो स्किल्स मल्टीप्लाई कर जाती हैं। अगर वो आइसोलेट होकर पढ़ाई करता है या इसको देखने की कोशिश करता है तो वो उस तरह से नहीं आ पाता। तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने के लिए क्रमबद्ध रूप से स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। लेकिन जो हमें अच्छे स्टैंडर्ड की बुक है, स्तरीय किताबें हैं, जैसे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की बताई, उनको आधार जरूर बनाना है। वहाँ पे क्या कहा गया है। कई बार क्या हो रहा है कि सर ये विवाद भी आ रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है कि तो सरकार की किताब में भी गलत हो गया। लेकिन फिर भी हमको सरकार की बुक्स पे ही फोकस करना है, स्तरीय किताबों पर ही फोकस करना है, उसके बेसिस पर स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। मैं ये मानता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी है और जो हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में जुटना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही जानकारी, बहुत ही लाभकारी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं एक बार फिर ऊषा एनजीओ की तरफ से डॉक्टर विकास नौटियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारे स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम ये श्रृंखला को बिल्कुल लगातार रेगुलर रखेंगे। और आपके किसी भी तरह के सुझाव अगर हमें मिलते हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है तो हम उनका भी स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक वो भी हम पहुँचाने की कोशिश करें। और कोशिश करेंगे हर बार एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।